नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस का डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटेड सर्विस होती क्या है। ये क्या होते हैं अपने नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्हें क्या बोला जाता है, रिलेटेड सर्विस। अब नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं, ये सब मैंने डिटेल में बेसिक लेक्चर में बता रखा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट में सीए क्या करता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट में सीए थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता है। थर्ड पार्टी को क्या करता है, एश्योरेंस देता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑडिट में ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट में ऑडिटर यूजर्स को ये एश्योरेंस देता है कि जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, उसमें कोई भी बड़ी गलतियां नहीं है। ये एश्योरेंस देता है किसके अंदर, ऑडिट में एक ये एश्योरेंस देता है यूजर्स को। लेकिन नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में रिलेटेड सर्विस के अंदर ऐसी कोई भी एश्योरेंस नहीं दी जाएगी यूजर्स को, थर्ड पार्टी को कोई भी एश्योरेंस नहीं दी जाएगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर वो सीए करेगा क्या। यहाँ पे जो सीए है वो क्या करेगा, जो मैनेजमेंट होता है, एंटिटी का जो मैनेजमेंट होता है उसकी मदद करेगा, उसको क्या करेगा, असिस्ट करेगा। अब कैसे असिस्ट करेगा अभी हम देखने जा रहे हैं। तो रिलेटेड सर्विस क्या होते हैं, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं। यानी यहाँ पर जो सीए है वो कोई भी एश्योरेंस नहीं देगा थर्ड पार्टी को, बस क्या करेगा, मैनेजमेंट की मदद करेगा, उसको असिस्ट करेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग आर द नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसे क्या बोला जाता है, रिलेटेड सर्विस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, कई सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसे नहीं, कुछ एग्जांपल्स लिख दिए। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न, जैसे टैक्स रिटर्न भर दी, क्लाइंट की टैक्स रिटर्न भर दी। कंसल्टेंसी सर्विस दे दी, क्या दे दी, क्लाइंट को कंसल्टेंसी सर्विस दे दी कि तेरे को पैसा कहाँ का इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ लगाना है। ये क्या हो गया, ये भी क्या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और फिर कुछ ऐसे एंगेजमेंट बता दिए जिन पे एसआरएस लगता है, जैसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो मैंने क्या बताया, ये जो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जो रिलेटेड सर्विस है, ये ढेर सारी हैं, लेकिन सिर्फ दो ही रिलेटेड सर्विस ऐसी हैं जिन पे क्या लगता है, एसआरएस लगता है, जिस पे आईसीए ने क्या बनाया, जिनके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स निकाले हैं। वो कौन कौन से हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ओनली इन दोनों पर ही क्या होता है, स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स पे तो क्या लगता है, एसआरएस 4400 लगता है, और कंपाइलेशन एंगेजमेंट पे क्या लगता है, एसआरएस 4410 लगता है। और बाकी जितने भी रिलेटेड सर्विस होती हैं, जितनी भी, जैसे टैक्स रिटर्न भर दी, कंसल्टेंसी दी, इनके लिए कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं बताया गया कि आपको कैसे काम करना है, कैसे भी काम करो, यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन सिर्फ दो के लिए बताया गया है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के लिए और कंपाइलेशन के लिए। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, ऐसे नहीं बताने रखी। ये जो रिलेटेड सर्विस है, ये जो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, कोई भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है या कोई अदर बंदा भी कर सकता है। और भाई नॉन सीए कोई भी कर सकता है, एनी अदर पर्सन कोई भी कर सकता है रिलेटेड सर्विस। ये सीए भी कर सकता है और नॉन सीए कोई भी दूसरा बंदा भी कर सकता है, बस जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो वो भी कर सकता है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, एसआरएस, ये जो बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं, ये दूसरे बंदे के लिए नहीं बनाए गए। मान लो एक एंटिटी उसने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर सीए से नहीं करवाई, किसी दूसरे बंदे से करवा ली, तो उस पर ये एसआरएस एप्लीकेबल नहीं होंगे, उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। किस पे लगेंगे, ओनली सीए पर ही लगेंगे। अगर मैनेजमेंट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स किससे करवा रहा है, अगर मैनेजमेंट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर सीए से करवाता है, तभी क्या होगा, ये एसआरएस एप्लीकेबल होंगे, तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक देख लिया, किसका, रिलेटेड सर्विस का बेसिक देखा अभी हमने स्टैंडर्ड स्टार्ट नहीं किया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसआरएस 4400 एसआरएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या नाम है इसका, एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला डाउट कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होती क्या है, मीनिंग ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो ये क्या होती हैं। तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में सीएन प्रैक्टिस करता क्या, देखो क्या लिखा है, प्रैक्टिशनर मतलब सीएन प्रैक्टिस। तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में प्रैक्टिशनर करता क्या है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के अंदर प्रैक्टिशनर स्पेसिफाइड आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी स्पेसिफाइड आइटम पे, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, कोई भी आइटम हो, उन पे क्या करता है, प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। क्यों करता है, प्रोसीजर परफॉर्म करके वो क्या करता है, फैक्ट फाइंड करता है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के अंदर सीए करता क्या है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी आइटम पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। फिर प्रोसीजर परफॉर्म करके उस आइटम के रिगार्डिंग क्या करता है, फैक्ट फाइंड करता है। फैक्ट फाइंड करता है। और जैसे इसको फैक्ट्स मिल जाते हैं तो क्या करेगा, उन फैक्ट्स को क्या कर देगा, क्लाइंट को रिपोर्ट कर देगा, मतलब मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देगा। यहाँ पे यूजर्स को नहीं बताएगा, यहाँ पे क्या करेगा, क्लाइंट को रिपोर्ट करेगा, मैनेजमेंट को करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, इस कारण से। तो ये तो मैंने समझा दी डेफिनेशन, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये मैनेजमेंट करवा ही क्यों रहा है क्या ये चीज, वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कोई बड़ी एंटिटी है,
अब उसको पता है कि मेरी तो ऑडिट वगैरह भी होगी। अब बताओ कोई बड़ी एंटिटी वो क्या करना चाहेगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स वगैरह दिखाना चाहेगी, क्या दिखाना चाहेगी, एकदम सही दिखाना चाहेगी। ट्रेड पेबल दिखा रही है, ट्रेड रिसीवेबल दिखा रही है, जो भी दिखा रहे हैं वो क्या करना चाहेगी, एकदम सही दिखाना चाहेगी। और जो भी डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, जो नोट अकाउंट में डिस्क्लोजर दिए जाते हैं वो भी क्या करना चाहेंगे, एकदम पूरे डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। जैसे रिलेटेड पार्टी है उनके डिस्क्लोजर जाते हैं, रिलेटेड पार्टी के साथ क्या ट्रांजेक्शन थी वो डिस्क्लोजर जाते हैं। तो ये सब क्या करना चाहेगी वो, कि मेरे एकदम सही डिस्क्लोजर दूं। ऐसा क्यों चाहेगा मैनेजमेंट, क्योंकि इससे पता है कि हम बड़ी एंटिटी, हमारी तो ऑडिट होगी। और अगर मान लो मैंने पहले ट्रेड पेबल गलत दिखा दिए या ट्रेड रिसीवेबल्स गलत दिखा दिए, मान लो है एक्चुअल में 5 करोड़ के दिखा दिए 6 करोड़ के, तो जो ऑडिटर होगा वो मेरे को क्या करेगा, बार बार डिस्टर्ब करेगा, भी तुमने गलत दिखा रहे हैं, बार बार आके परेशान करेगा। इस कारण से क्या चाहेंगे कि हम ये जो आइटम इनको क्या दिखाएं, एकदम एक्यूरेट दिखाएं। तो क्या करवा लेते हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करवा लेते हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्या करवा लेता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करवा लेता है। तो ये हमने डेफिनेशन देख ली। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में क्या होता है, ये स्पेसिफाइड आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रोसीजर परफॉर्म करता है, और प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद क्या मिलेंगे, उसको फैक्ट्स मिलेंगे, जो भी फैक्ट्स मिलेंगे उनको क्या कर देगा, क्लाइंट को रिपोर्ट कर देगा। ये होता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के अंदर। अब स्पेसिफाइड आइटम्स कुछ भी हो सकता है, अकाउंट्स पेबल मतलब ट्रेड पेबल हो सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हो सकते हैं, इन्वेंट्री हो सकती है, परचेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी की, रिलेटेड पार्टी के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई, तो कुछ भी हो सकती है ये स्पेसिफाइड आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे क्या लिखा है कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में यहाँ पे कोई भी एश्योरेंस नहीं दी जाती, यूजर्स को कोई भी एश्योरेंस नहीं दी जाएगी। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब आओ नेक्स्ट, ये काम की लाइन है कि प्रैक्टिशनर जब भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कर रहा है, जो सीए वो क्या कर रहा है, जब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कर रहा है तो उसे क्या करना होगा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को तो कंप्लाई करना ही होगा। ये तो बताओ उसको ईमानदारी से तो काम करना ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मैनेजमेंट ने उसको ऐसे हवा में रख लिया। मैनेजमेंट क्या चाहता है कि जो मेरा काम हो वो एकदम अच्छे से हो, जो मैं ट्रेड पेबल दिखाऊं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एकदम एक्यूरेट दिखाऊं, जो ट्रेड रिसीवेबल दिखाऊं वो एकदम एक्यूरेट दिखाऊं, जो इन्वेंट्री दिखाऊं वो एकदम एक्यूरेट दिखाऊं, ये चाहता है। तो इसलिए उसे क्या करना होगा, सीए इन प्रैक्टिस को जो काम है वो एकदम ईमानदारी से ही करना होगा। और उसको क्या करना होगा, जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से भी शेयर नहीं करनी, मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट सारी की सारी कंप्लाई करनी होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंस होने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जो सीए है उसका इंडिपेंडेंट होने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर सीए ने एक्स लिमिटेड है, अगर कोई सीए इस एक्स लिमिटेड की क्या कर रहा है, यहाँ पे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहा है, रिलेटेड सर्विस दे रहा है एक्स लिमिटेड को, तो अगर चाहे इस सीए ने इस एक्स लिमिटेड के 10 लाख रुपीज के शेयर्स होल्ड कर रखे हो, चाहे वहां से लोन ले रखा हो, चाहे वो यहाँ पे क्या हो, रिश्तेदार हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इंडिपेंडेंस की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो काम है वो तो ईमानदारी से करना ही होगा, इंडिपेंडेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका रीजन बता देता हूँ। देखो इंडिपेंडेंस का हम क्यों बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस चाहिए ऑडिट में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो चाटुकारिता ना करे मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम ना करे, वो यूजर्स के लिए काम करे। लेकिन यहाँ पे अगर वो मैनेजमेंट का चाटुकार भी है, मैनेजमेंट के रिश्तेदार भी, तो भी क्या दिक्कत हुई, मैनेजमेंट को क्या करना है, वो तो खुद को ही सही काम करवाना है, इसलिए तो उसने सीईओ को अपॉइंट किया है, नहीं तो वो अपॉइंट करेगा ही क्यों। इस कारण से यहाँ पे इंडिपेंडेंस की कोई भी नीड नहीं है। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, एकदम सिंपल सा, ऑडिट वर्सेस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। क्या डिफरेंस है, मैंने पहले ही बता दिया। ऑडिट में क्या होती है, एश्योरेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एश्योरेंस नहीं देते। इन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कोई भी एश्योरेंस नहीं देते। लेकिन करते क्या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में, हम क्या करते हैं, प्रोसीजर्स लगा के फैक्ट्स फाइंड करते हैं, और जैसे ही फैक्ट्स मिल जाते हैं क्या करते हैं, क्लाइंट को रिपोर्ट कर देते हैं। तो वही बात लिखी है कि हम क्या करते हैं, ओनली रिपोर्ट ऑफ एक्चुअल फाइंडिंग करते हैं, कोई भी एश्योरेंस नहीं देते, वही बात लिखी है। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ऑडिट वर्सेज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, सिंपल सा टॉपिक था। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। अब यहाँ पर ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर से यहाँ पे कभी भी प्री कंडीशंस नहीं होगी, वो फालतू चीज़ें नहीं होंगी कि मेरी औकात है कि नहीं करने की, क्लाइंट चोर है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं देखेगा। यहाँ पे तो टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, बस क्या करेगा, एंगेजमेंट लेटर बनाएगा, वो तो बनेगा ही बनेगा, और ये बहुत जरूरी भी है, आपको पता चल जाएगा जब हम इसके अंदर के पॉइंट देखेंगे। एकदम लॉजिकल पॉइंट है, देखते जाओ एक एक पॉइंट। सबसे पहला क्या लिखेगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, कि मैं जो एंगेजमेंट कर रहा हूँ उसका नेचर कैसा है, बताएगा कि ये कोई ऑडिट नहीं है, मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कोई भी एश्योरेंस नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं कोई भी एश्योरेंस नहीं दूंगा, ये बात साफ लिख देगा किसमें, एंगेजमेंट लेटर में। दूसरा क्या बताएगा, पर्पज बताएगा कि ये जो मैं एंगेजमेंट कर रहा हूँ, मैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहा हूँ, इसका पर्पज क्या है, तो इसका बताओ पर्पज क्या है, क्लाइंट को रिपोर्ट देना, जो भी फैक्ट फाइंड करेगा उसका रिपोर्ट करना, वही क्या है इसका पर्पज है, तो वही चीज लिख देगा। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू विच एग्रीड अपॉन प्रोसीजर विल बी अप्लाइड। ये लिखना तो बहुत जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये बताएगा कि मैं किस किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम पे प्रोसीजर्स लगाऊंगा,
मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से आइटम पे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स लगाऊंगा, जैसे ट्रेड पेबल पे लगाऊंगा, रिलेटेड पार्टी को चेक करूंगा कि कौन कौन सी है, उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन थी है। अब ऐसा कर क्यों रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि मान लो इसने नहीं लिखा पहले, तो मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि तूने ट्रेड रिसीवेबल क्यों चेक नहीं किए, ये बोल देगा बाद में। पहले तो उसने बोला कि बस तू ट्रेड पेबल चेक करके दे, स्टार्टिंग में तो मैनेजमेंट ने क्या बोला सीए को कि तू ओनली ट्रेड पेबल चेक करके दे दे, लेकिन जैसे इसका काम हो जाएगा तो क्या बोलेगा तूने ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं किए, इस तरह से लड़ाई कर लेगा। इस कारण से ये लिखना जरूरी है टर्म्स में कि मैं क्या क्या चीजें चेक करूंगा, ये भी लिख लेगा पहले ही। नेक्स्ट क्या लिखेगा, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, कि जो मैं प्रोसीजर लगाऊंगा उनकी नेचर क्या होगी, इंक्वायरी करूंगा, ऑब्जर्वेशन करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, क्या करूंगा, कितनी एक्सटेंट तक करूंगा, कितनी मेहनत करूंगा, ये भी पहले ही लिख लेगा इसमें। और लास्ट क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, ऑडिट में जैसे क्या होता है रिस्क ज्यादा होती है तो ज्यादा प्रोसीजर्स लगाता है, रिस्क कम होती है तो कम, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जितनी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स बोलेगा उतनी ही करेगा। और लास्ट क्या है, लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू पार्टीज हु हैव एग्रीड टू प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। इसका मतलब है कि अब जो रिपोर्ट बना के देगा, जो सीए क्या कर रहा है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कर रहा है, जब ये रिपोर्ट बना के देगा तो ये बोल देगा साफ साफ, अपने लेटर में लिख रहे साफ साफ कि ये रिपोर्ट तेरे को किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देनी, तेरे को अपने इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को या जनरल पब्लिक को शेयर नहीं करनी, ये रिपोर्ट मैंने सिर्फ तेरे लिए ही बनाई है, क्योंकि मेरा काम क्या था तेरी मदद करना। तो ये जो मैंने रिपोर्ट बना के दी है ये किसके लिए, सिर्फ ओनली क्लाइंट के लिए, सिर्फ क्लाइंट के लिए ही होगी और किसी के पास भी नहीं जाएगी। इसलिए ये बात भी अच्छे से लिख देगा अपने एंगेजमेंट लेटर में कि ये जो रिपोर्ट बनाऊंगा ये तेरे को किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, किसी को भी नहीं देना, ना तेरे इन्वेस्टर को, ना बैंक को, ना क्रेडिटर को, किसी को भी नहीं देनी, ये बात भी लिख देगा। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट और एकदम इजी सा टॉपिक है। इसका मेमोरी बनाना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, पिन लिमिटेशन, पी से पर्पज हो गया, आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एन से नेचर ऑफ एंगेजमेंट, एन से एंटी ऑफ प्रोसीजर्स और लिमिटेशन का लिमिटेशन। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो कितना सिंपल सा टॉपिक है, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ यहाँ पे प्रोसीजर्स क्या लगाएगा, हमने क्या क्या कर लिया, पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर फालतू देखा ऑडिट वर्सेज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या डिफरेंस है, फिर टर्म्स क्या क्या टर्म्स एग्री करेगा, क्या क्या लिखेगा अपने एंगेजमेंट लेटर में। अब भाई प्रोसीजर्स जब भी काम करेगा, जब मैनेजमेंट ने बोला कि तेरे को ट्रेड पेबल्स चेक करने हैं, इनके रिगार्डिंग क्या करने हैं, फैक्ट फाइंड करने हैं, ये बोला मैनेजमेंट ने कि इनके रिगार्डिंग तेरे को फैक्ट फाइंड करने हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर्स लगाएगा वो, क्या क्या लगाएगा, सारे काम करेगा, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकम्पिटेशन और एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह लेना, सारे काम करेगा। प्रोसीजर वही रहेंगी जो ऑडिट वाली होती है, बस यहाँ पे ऑडिट नहीं कर रहा, यहाँ पे यूजर्स को एश्योरेंस नहीं दे रहा, यहाँ पे क्या कर रहा है मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक डाउट उठाता है स्टूडेंट को SE 805 से कि सर SE 805 भी तो पढ़ा था उसमें और ये हमारा SRS 4400 है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखो SRS 4400 में तो ये मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, इसी को रिपोर्ट बना के दे रहा है। SE 805 में तो ये ऑडिट करता था, SE 805 में हमने क्या पढ़ा था, ऑडिट के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होती थी, एक स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट होती थी और वहाँ पे हम यूजर्स को रिपोर्ट देते थे, किसको, यूजर्स को रिपोर्ट देते थे, उनको एश्योरेंस देते थे कि एंटिटी का ये जो स्पेसिफिक आइटम है वो क्या है, सही है कि नहीं। तो यूजर्स के लिए करते थे वहाँ पे काम, इन्वेस्टर के लिए, क्रेडिटर के लिए, बैंक के लिए, ऐसे काम करते थे। लेकिन SRS में किसके लिए करते हैं, मैनेजमेंट के लिए, ये ध्यान रखना। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो रही है, ये जो स्टैंडर्ड है ये भी कंप्लीट हो। लास्ट क्या बस रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, पहले सेम वाली दिखा देता हूँ, वही टाइटल, एड्रेस, ही किसको एड्रेस करेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी MCQ बन सकता है, जिसने अपॉइंट किया है उसको एड्रेस करेगा, सिर्फ उसी के पास रिपोर्ट जाएगी। और सेम वाला कौन सा, ये देखो जैसे हम ऑडिट में लिखते हैं कि हमने जो ऑडिट करी है वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमने जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करी है वो कैसे करी है, एज पर SRS 4400 करी है। और सेम वाले देखो, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, प्रैक्टिशनर सिग्नेचर, वही चीज़ जो हम ऑडिट में देखते हैं, वही एलिमेंट्स है। अब डिफरेंस वाले देखो जो अलग है वो दिखाता हूँ मैं आपको, और वो भी कितने सिंपल है। मैं देखो एक एरो मार्क कर रहा हूँ, सबसे पहला अलग ये रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या लिख रहा है अपनी रिपोर्ट में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बताएगा कि मैंने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चेक करी है, जैसे मैंने ट्रेड पेबल किए हैं, ट्रेड रिसीवेबल करे हैं, कौन सी चेक करी है, मतलब जो चीज़ हमने ऊपर देखी थी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वही चीज़ इसने क्या लिख दी, रिपोर्ट में भी लिख दी कि मैंने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को चेक किया, किन किन के रिगार्डिंग फैक्ट फाइंड किए हैं। दूसरा देखो, दूसरा भी ऐसे ही है, स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म वर एग्रीड अपॉन विद रिसिपिएंट। क्या बताएगा कि जो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है वो मैंने पहले से क्या कर ली थी, अपने क्लाइंट के साथ एग्री कर ली थी, मतलब वही टर्म्स वाली बात। देखो टर्म्स में इसने क्या कर लिया था, पहले ही एग्री कर लिया था कि मैं क्या क्या प्रोसीजर्स करूंगा, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, सब पहले ही एग्री कर लिया था, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। तो वही बात इसने रिपोर्ट में लिख दी कि मैंने जो प्रोसीजर परफॉर्म करी है वो मैंने जो अपने क्लाइंट के साथ एग्री कर ली थी, ये लिख देगा। फिर देखो नया वाला क्या है, आइडेंटिटी पर्पज बताएगा कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का पर्पज क्या है, जो एंगेजमेंट करी है मैंने उसका पर्पज क्या है। तो ये चीजें तो देखो हमने ऊपर भी देखी थी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, यही पॉइंट इसने रिपोर्ट में भी लिख दिया। नेक्स्ट वही आ गया, प्रोसीजर्स कौन कौन सी करी वही आ गया। फिर नेक्स्ट ये अलग है,
ये पॉइंट अलग है, ये अपनी टर्म्स में कवर नहीं था, ये अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कवर नहीं था, ये पॉइंट अलग है। रिपोर्ट में एक एक्स्ट्रा बात तो लिखेगा कि मैंने जो प्रोसीजर परफॉर्म करी तो मुझे उसमें क्या क्या फैक्ट्स मिले, क्या क्या उसमें के मुझे फैक्ट्स मिले, वो चीज़ें भी बता देगा, वो चीज़ें भी बता देगा। अब नेक्स्ट देखो, ये भी अपने उसमें कवर था टर्म्स में, देखो क्या लिखा है, स्टेट दैट प्रोसीजर डू नॉट कंस्टिट्यूट ऑडिट और रिव्यू एंड नो एश्योरेंस इज एक्सप्रेस, बता देगा नेचर ऑफ एंगेजमेंट, बता देगा कि मैं यहाँ पे कोई भी एश्योरेंस नहीं देता। देखो दिखाई देता हूँ आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में पहला पॉइंट नेचर ऑफ एंगेजमेंट, कि यहाँ पे मैं कोई भी एश्योरेंस नहीं देता, वही पॉइंट है ये भी। फिर नेक्स्ट भी देखो लिखा हुआ है पहले से ही, स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टीज दैट हैव एग्रीड टू प्रोसीजर, ये बात भी तो लिखी थी हमने टर्म्स में, दिखाता हूँ काम पे लिखी थी। लास्ट पॉइंट लिमिटेशन लगा रहा था रिपोर्ट में कि रिपोर्ट किसको जाएगी, ओनली उसी बंदे को जाएगी जिसके साथ मैंने एग्रीड अपन प्रोसीजर्स परफॉर्म करी है, जिसके कारण मैंने करी है, मतलब क्लाइंट को ही जाएगी। तो वही बात लिख दी कि रिपोर्ट किसको जाएगी, सिर्फ क्लाइंट को जाएगी। तो वही बात रिपोर्ट के अंदर भी लिख दी इसमें। कहाँ पे लिखी थी, एक तो लेटर में लिखी थी एंगेजमेंट लेटर में, और जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा तब भी वही बातें सारी वापस से लिखेगा, वही बातें सारी लिख रहा है, सिर्फ एक पॉइंट लगाया है फैक्चुअल फाइंडिंग वाला। अब ये नेक्स्ट पॉइंट और देखो ये भी अलग है, इसमें क्या लिख रहा है, स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट रिलेट्स ओनली टू एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है, रिपोर्ट में साफ साफ लिख देगा कि जो मैंने रिपोर्ट दी है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी स्पेसिफिक आइटम पे दी है, मैंने होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट नहीं दी, मैंने होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट नहीं दी, मैंने क्या करी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी स्पेसिफिक आइटम पे क्या दी है, रिपोर्ट दी है। ये बात भी अपनी रिपोर्ट में लिख देगा। तो ये हमारे कंप्लीट हुआ SRS 4400। तो देखो स्टूडेंट पूछते हैं कि रिपोर्ट में क्या करें, तो ये जो है ना SRS 4400 बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, तो इसकी रिपोर्ट तो आप कर ही लेना याद, और ऐसे नहीं पूरी करनी है, मैंने तरीका बता दिया कि ये तो सेम थे अपने ऑडिट में होते हैं वो, ये तो सेम हो गए, तो रीड करना है। ये नए वाले हैं, ये आपकी कहाँ से हो जाएंगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से ही हो जाएंगे, क्योंकि जो बात ऊपर लिखी थी टर्म्स में वही क्या करनी है, रिपोर्ट में भी लिखनी है, और बस 2 पॉइंट अलग है, तो इनको रीड कर लेना, इनको रटना मत, रीड जरूर कर लेना। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक बार वापस दिखा देता हूँ क्या पढ़ना है इसके अंदर। देखो ऊपर का तो ऐसे, ये इसको रीड करना है, ये काम का है, इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इस पर भी क्वेश्चन बना सकता है कि मैंने बताया छोटा सा स्टैंडर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, मीनिंग वगैरह ये भी पूछ सकता है। और ये एकदम फालतू टॉपिक है, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड छोटा है तो ये भी आपको याद करना है। इसमें क्या क्या पढ़ लेना, सबसे पहले क्या होता है, क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है एश्योरेंस से रिलेटेड, कि ऑडिट में एश्योरेंस देता है, वहाँ पे नहीं देता। तो ये लिखा, ऑडिट में ओपिनियन देता है, एश्योरेंस देता है यूजर्स को, लेकिन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में कोई एश्योरेंस नहीं देता, ओनली क्या करता है, रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग देता है। तो बस जितना अंडरलाइन किया है वो रीड कर लेना बार बार, और एग्जाम में अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए तो आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। तो रीड जरूर कर जाना, छोड़ मत जाना, क्योंकि ICA का कोई भरोसा नहीं है, छोटा सा स्टैंडर्ड है, पूछ सकता है। फिर टर्म्स अच्छे से करनी है, प्रोसीजर्स एकदम सिंपल सी है, वही जो हम ऑडिट में देखते थे वही है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। और रिपोर्टिंग का मैंने बता दिया इस चैप्टर में, तो आपको करनी है इस स्टैंडर्ड के अंदर, क्योंकि छोटा सा स्टैंडर्ड है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे, कंपाइलेशन एंगेजमेंट SRS 4410। क्या लगता है कंपाइलेशन में, SRS 4410। तो कंपाइलेशन कौन करेगा बताओ, यहाँ पे कौन कर सकता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये भी क्या है, रिलेटेड सर्विस है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ये भी कौन कर सकता है, चाहे CA भी कर सकता है और कोई नॉन CA भी कर सकता है, कोई दूसरा बंदा भी कर सकता है, बस जिसमें ज्ञान हो वो भी कर सकता है। लेकिन SRS कब अप्लाई होगा, SRS तभी अप्लाई होगा जब एक मैनेजमेंट क्या करवा रहा है, एक एंटिटी CA से क्या करवा रही है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट करवा रही है। जब एक एंटिटी किसी CA से कंपाइलेशन एंगेजमेंट करवा रही है, ओनली तभी क्या होगा, SRS एप्लीकेबल होगा, SRS 4410 तभी एप्लीकेबल होगा, ये ध्यान रखना। तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट होते क्या है, एकदम सिंपल है, इसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिशनर करता है क्या, यहाँ पे सीन प्रैक्टिस करता क्या है, मैनेजमेंट की मदद करता है, तो वही काम कर रहा है मैनेजमेंट की मदद, लेकिन किस चीज़ में करता है, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी एज पर FRF। मतलब कंपाइलेशन एंगेजमेंट में CA इन प्रैक्टिस मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है, बस इतना सा काम करना है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करनी है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब हम ऑडिट पढ़ते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, समरी वाला जो होता है स्टैंडर्ड ऐसे 810, तो उसमें हम हर जगह क्या देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हर जगह मैनेजमेंट की होती है। ये हमने हर जगह पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। हर जगह ऑडिटर क्या करता है, सबसे पहले प्री कंडीशन में एग्री करता है ये बात। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैनेजमेंट है, वो जरूरी थोड़ा कि उसमें ज्ञान हो पूरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो आपको एक एंटिटी, उस पर क्या होते हैं, इंडेस एप्लीकेबल होते हैं, इंडेस एप्लीकेबल होते हैं। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की एज पर इंडेस, मैनेजमेंट की है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि मैनेजमेंट को इंडेस का ज्ञान हो, कि इंडेस में क्या क्या डिस्क्लोजर दिए जाते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है, तो उसको जरूरी थोड़ा ना उसको ज्ञान हो मैनेजमेंट वाले को। तो क्या करेगा ये मैनेजमेंट का बंदा, क्या करेगा, किसी CA को या किसी दूसरे एक्सपर्ट बंदे को बुला के कंपाइलेशन एंगेजमेंट करवा लेगा। किसी CA से क्या बोल देगा कि तू मेरे क्या कर दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे। तो यही होता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट।
ये क्या होता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अब ये ध्यान रखना, यह बात आपको पता भी होगी कि जो सीए ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर रहा है, जो सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे रहा है, वो कभी भी उसी एंटिटी की ऑडिट नहीं कर सकता। ये बात आपको पता भी होगी और मैंने एक्स्ट्रा में बता भी दी। तो ये तो हो गए कंपाइलेशन एंगेजमेंट, इतना सिंपल सी चीज़ है। अब आगे देखो क्या लिखा है कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है, वही नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। यहाँ पे भी यूजर्स के लिए कोई काम नहीं कर रहे हम, यूजर्स को एश्योरेंस नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट की मदद कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। फिर आगे क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इट डजंट रिक्वायर प्रैक्टिशनर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। अब बताओ यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मैनेजमेंट की मदद कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसके ट्रेड पेबल्स कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन ला के देगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ट्रेड पेबल्स कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, सारी इन्फॉर्मेशन कौन ला के देगा, इसको मैनेजमेंट ला के देगा। अब जैसे ही मैनेजमेंट एक सीए को ये इन्फॉर्मेशन ला के देगा कि ट्रेड पेबल्स के कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, तो सीए इनको वेरीफाई नहीं करेगा कि मैनेजमेंट ने बताया मान लो ट्रेड पेबल है 5 करोड़ के, तो ये सीए चेक नहीं करेगा कि 5 करोड़ के हैं कि नहीं, ये तो सीधे क्या कर देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल देगा। इसका काम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है चेक करना, यहाँ पे इसको बिल्कुल भी ये चीज़ें चेक नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने बताया कि मेरी इन्वेंट्री है 2 करोड़, मैनेजमेंट ने बोला कि मेरी इन्वेंट्री कितनी की है, मेरी इन्वेंट्री है 2 करोड़ की, तो यहाँ पे जो सीए है ये जाके इसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेगा, जो फिजिकल वेरिफिकेशन करता है ऑडिटर, यहाँ पे सीए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेगा, यहाँ पे तो ये बस क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी चेक नहीं करेगा कि इसने 2 करोड़ बताया तो ये सही है कि नहीं, ये काम ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये भी हमने देख लिया। अब आ जाओ आगे, अगला टॉपिक क्या है अपना, अगला टॉपिक है पर्पज ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। पर्पज ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है कंपाइलेशन एंगेजमेंट करवा क्यों रहा है, मैनेजमेंट है कंपाइलेशन एंगेजमेंट करवा क्यों रहा है। वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, समझो क्या लिखा है, करवा क्यों रहा है मैनेजमेंट सीए से कंपाइलेशन एंगेजमेंट करवा क्यों रहा है, सीए से या किसी दूसरे से करवा क्यों रहा है। सबसे पहला पॉइंट है क्योंकि मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है एज पर लॉ एंड रेगुलेशन। जैसे कोई एंटिटी होती है उस पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो उनको क्या बनाने पड़ते हैं, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं एज पर एफआरएफ। तो ये कौन बनाएगा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, लेकिन मैनेजमेंट को तो आती ही नहीं, तो क्या करेगा, सीए को बुलाएगा कि भाई हमारी ऑडिट होगी तो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, ये बोलेगा मैनेजमेंट को। जो ये कौन बोलेगा, ये मैनेजमेंट बोलेगा सीए को कि भाई हमें क्या करना है, हमारी मैंडेटरी क्या होगी, ऑडिट होगी, तो हमें जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी है, तो तू जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दे एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। और एग्जांपल लूँ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं रिव्यू का, लिस्टेड एंटिटी होती है, लिस्टेड एंटिटी को क्या होता है, कंपलसरी रिव्यू करवाना पड़ता है अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। लिस्टेड एंटिटी को अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कंपलसरी क्या करवाना होता है, रिव्यू करवाना होता है। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो बनानी पड़ेगी एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। तो कौन बनाएगा, मानो मैनेजमेंट को बनानी आती नहीं है तो क्या करेंगे, किसी सीए को या किसी दूसरे एक्सपीरियंस बंदे को बुला के बोल देंगे तो क्या कर दे, हमारी क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना दे। ये होते हैं मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए इनको क्या करवाना पड़ता है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट करवाना पड़ता है। फिर दूसरा क्या है, फॉर पर्पज अनरिलेटेड टू मैंडेटरी, मतलब जहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता, लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता। तो देखो पहला एग्जांपल लेते हैं, फॉर एक्सटर्नल पार्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एग्जांपल लिखा है सच एज फॉर ग्रांट फंडिंग बॉडी। जैसे एग्जांपल लू, बैंक ने बोला एंटिटी को कि मुझे क्या कर, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दे। एंटिटी गई बैंक के पास, हमें लोन चाहिए, बैंक ने बोला ऐसे कैसे दे दूं, मेरे को मेरे अकॉर्डिंग स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो मैनेजमेंट कैसे बनाएगा, उसको तो ज्ञान है नहीं, तो क्या करेगा, सीए को बुलाएगा, किसी दूसरे एक्सपीरियंस बंदे को बुला के बोलेगा कि स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे जैसा बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं जो मैंडेटरी नहीं होती लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब अगला क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पज सच एज फॉर मर्जर और एक्विजिशन। ये क्या है, ये हम पढ़ते हैं SAE 3420 में। इसमें क्या बनानी पड़ती है मैनेजमेंट को, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अभी प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये डिटेल में हम SAE 3420 में देखते हैं, वहाँ पे समझते हैं इसको। तो अब मैनेजमेंट को क्या बनानी पड़ती है, परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो लेकिन मैनेजमेंट में तो ज्ञान है नहीं, तो वो क्या करेगा, सीए को बोलेगा कि क्या कर दे, परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना दे एज पर सेबी रेगुलेशन। इस कारण से भी इनको कंपाइलेशन करवाना पड़ता है। ये भी एक रीजन है कंपाइलेशन करवाने का। और लास्ट क्या लिखा है, फॉर मैनेजमेंट TCWG। कई बार मैनेजमेंट TCWG को खुद को ही बनवाना पड़ जाता है, सच एज इंटरनल यूज, खुद के यूज़ के लिए। जैसे उनको एडवांस टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं तो वो एस्टिमेट बेसिस पे एक सीए से बनवा लेते हैं। तो ये हो गया लास्ट। तो ये इसके रीजन थे कि क्यों करवाते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट, करवाता क्यों है मैनेजमेंट, कि क्यों करवाता है, क्योंकि उनको जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, उनको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ जाते हैं, उनको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ जाती है, उनको क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ जाती है। कई सारे रीजन होते हैं, इस कारण से क्या करवाते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट।
फिर यहाँ पे भी क्या करना है, वही चीज़, सी इन प्रैक्टिस को एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करनी है, मतलब ईमानदारी से काम करना है, लेकिन यहाँ पे भी वही इंडिपेंडेंस की नीड नहीं है। क्यों, ये क्या है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस की नीड नहीं है, तो वही चीज़ लिख दी। तो ये तो हो गया, हमने बेसिक देख लिया। अब आ जाओ इसको स्टार्ट करते हैं। एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस। क्या है टॉपिक पहला, प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस प्रैक्टिशनर हैज एग्रीड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट, या फिर इसको एंगेजिंग पार्टी भी बोलते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट को। तो क्या करना है यहाँ पे बोला गया कि प्रैक्टिशनर को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना होगा, वही एंगेजमेंट लेटर बनाना होगा। वही बात लिखिए कि क्या करना है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्या करनी है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी है, मतलब लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाना है। अब देखना यहाँ पे, अभी हमने SRS 4400 की क्या पढ़ी, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वहाँ पे पॉइंट्स एकदम डिफरेंट थे, एकदम ही अलग पॉइंट थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हम एंगेजमेंट लेटर वाले पॉइंट देखने जा रहे हैं SRS 4410 में, 4410 में जो एंगेजमेंट लेटर हम देखने जा रहे हैं, इसमें वही सेम पॉइंट आएंगे जो हम अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210 में पढ़ते हैं। लगभग सारे के सारे पॉइंट आपको सेम ही मिलेंगे इसके अंदर। तो उनको मैं समझा देता हूँ, वही पॉइंट लिखे हैं, एक बार दिखा देता हूँ आपको। पहला पॉइंट ये देखो, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF। सबसे पहले तो क्या लिखेगा लेटर में, एप्लीकेबल FRF, कि FRF कौन सा है, कि जो मुझे कंपाइलेशन एंगेजमेंट करना है उसमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग करना है, AS के अकॉर्डिंग करना है, या फिर बैंक वालों ने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है थर्ड पार्टी ने उसके अकॉर्डिंग करना है, या फिर सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करना है, वो चीज़ लिखेगा। ये लिखना क्यों जरूरी है, मान लो कि पहले तो बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करना है यहाँ मैनेजमेंट ने, लेकिन ये बात लिखी नहीं थी, और पूरा उसने क्या कर दिया, CA ने कंपाइलेशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में मैनेजमेंट बोलता है कि तेरे को तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाने थे, तुमने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्यों बना दिए, ऐसे लड़ाई कर लेगा। इस कारण से क्या करना है, ये बात लिखनी है कि वे जो मेरे को कंपाइलेशन करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है। फिर दूसरा क्या, देखो वही ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, जो हमने ऐसे 210 में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव स्कोप लिखेगा, स्कोप मतलब ये लिखेगा कि मुझे क्या क्या उसमें बनाना है कंपाइलेशन में, मुझे सिर्फ P&L बनाना है, कैश फ्लो बनाना है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है कि P&L, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट सब बनाना है, ये स्कोप लिखेगा। फिर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख लेगा कि मेरी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमने ऊपर देखी भी डेफिनेशन में, बेसिक में देखी। फिर क्या करेगा, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखेगा, जैसे हम ऐसे 210 में लिखते हैं, क्या करता है वहाँ पे ऑडिटर खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखता है लेटर के अंदर, और मैनेजमेंट की भी लिखता है। यहाँ पे मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़े से चेंजेस है, वो देखो, कुछ सेम भी मिलेंगी, कुछ चेंजेस भी मिलेंगे। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो क्या है, सबसे पहले लिखा मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजमेंट की होगी। यहाँ पे बताओ इन्फॉर्मेशन देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किसकी होगी, मैनेजमेंट की। तो ये क्या करने जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट करने जा रहा है। लेकिन ट्रेड पेबल्स कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लाके कौन देगा, मैनेजमेंट लाके देगा। तो बोल देगा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजमेंट तेरी ही होगी सारी इन्फॉर्मेशन देने की। और सी में देखो, इसी फर्स्ट पॉइंट में सेकंड पॉइंट तो लिखा है, ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। क्या लिखा है, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF, ये भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैनेजमेंट की। यही बात तो हम हर जगह पढ़ते हैं, ऑडिट में हर जगह देखते हैं। ऑडिटर क्या लिखता था वहाँ पे कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF बनाने की जिम्मेदारी तेरी ही होगी, मेरी नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमको डाउट आ गया, क्यों डाउट आ गया, यहाँ पे बताओ CA क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे रहा है, तो यहाँ पे तो CA की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, यहाँ पे मैनेजमेंट की क्यों है। देखो यहाँ पे भी मैनेजमेंट की रहेगी। CA बोलेगा, जो CA कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर रहा है वो बोलेगा कि अगर बाद में तेरा ऑडिट या रिव्यू होता है, कभी बाद में तेरा ऑडिट और रिव्यू कभी कुछ होता है और उसमें गलती पाई गई, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, उसमें तेरी ही जिम्मेदारी होगी, तुझे ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कौन ला के दे रहा है, तू ही ला के दे रहा है। वो मैं कभी भी उसकी एक्यूरेसी चेक नहीं कर रहा, कि जो भी तू इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है मेरा काम नहीं है उसकी एक्यूरेसी चेक करना। देखो हमने ऊपर देखा भी था यहाँ पे कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट में कोई एश्योरेंस नहीं देता, और यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर होता है एक्यूरेसी चेक नहीं करता इन्फॉर्मेशन की जो भी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। इस कारण से ये बोल देगा साफ साफ किसमें, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में, कि ये तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF बनाने की। अगर बाद में कभी ऑडिट और रिव्यू हुआ उसमें पकड़ा गया तो तू ही पकड़ा जाएगा। फिर इंटरनल कंट्रोल लगाने की तो सेम बात ही लिख दी, कंट्रोल लगाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो भी मैनेजमेंट की। अब देखो नेक्स्ट, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये भी बोल देगा कि जो तू इन्फॉर्मेशन देगा वो एक्यूरेट और कंप्लीट देगा, उसकी जिम्मेदारी भी तेरी होगी, क्योंकि मैं ये चीज़ें चेक करता ही नहीं कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, मैं तो सीधे क्या करूँगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालूंगा उनको बस। वो लास्ट क्या है, जजमेंट लेने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, तेरी होगी। जजमेंट कहाँ लगते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा जजमेंट लगते हैं, वहाँ पे एजम्पशंस लेनी पड़ती है। तो मान लो मैनेजमेंट ने क्या करा, उसको इन्फॉर्मेशन ला के दी, उसको बताया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है मान लो 50 लाख के, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, पूछेगा नहीं तूने क्या एजम्पशंस ली, तूने ऐसे ही क्यों लिया, तूने एजम्पशन वो वाली क्यों नहीं ली, इस तरह से कोई दिमाग नहीं लगाएगा। यहाँ पे से कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि तूने वो वाली एजम्पशन क्यों नहीं ली, तूने यही एजम्पशन पर्टिकुलर क्यों ली। ये तो क्या कर देगा, इसको डाल देगा डायरेक्टली, 50 लाख को क्या कर देगा, डायरेक्टली डाल देगा।
तो ये साफ साफ बोलेगा जजमेंट लेने की जिम्मेदारी भी तेरी होगी, मैं जम्पशन वगैरह नहीं लूंगा, तेरा ही काम रहेगा। और लास्ट क्या है, लास्ट सेम पॉइंट है जो हम ऐसे 210 में देखते हैं, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। वहाँ पे ऑडिटर क्या करता था ऐसे 210 में, अपनी रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड कंटेंट बता देता है, उसमें क्या 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 आएगा, टाइटल आएगा, एड्रेस आएगा, ओपनिंग पैरा आएगा, ये सारी चीज़ बता देता था वो। तो यहाँ पे बता देगा कि मेरी जो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा उसमें क्या क्या कंटेंट आएगा, एक्सपेक्टेड कंटेंट बता देगा। तो देखो सारे के सारे पॉइंट सेम है, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में थोड़े से पॉइंट चेंज हो गए, और इस पर ICAI अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो एक तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट पे भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें एक अलग पॉइंट है, अगर आप याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो रीड करके छोड़ देना, क्योंकि एक ही पॉइंट अलग है। ये रहा पहला वाला, क्या लिखेगा, यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या है, ये भी लिख देगा कि जो मैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट बना रहा हूँ, जो भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, वो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होंगे या लिमिटेड, कि वो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होंगे या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होंगे। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे मान लो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो किसके पास आते हैं, वो जाते हैं जनरल पब्लिक के पास, यानी वो होते हैं जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो किसके पास आएंगे, मान लो इन्वेस्टर्स ने बोला था कि स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवा के दो, तो वो किसके पास आते हैं, वो किसके पास आते हैं, वो तो इन्वेस्टर्स के पास ही जाते हैं, यानी वो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये बात भी लिख देगा इसके अंदर कि ये जो मैं बना रहा हूँ कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर रहा हूँ, जो भी वो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात भी लिख देगा। तो ये वाला पॉइंट है, इसको रीड कर लेना, याद नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो ये वाली याद कर लेना, क्योंकि यही सेम पॉइंट हम कहाँ पढ़ते हैं, हम ऐसे 210 में भी पढ़ाई करते हैं, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट वाला ध्यान से देख लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक बताओ क्या किया है, CA ने क्या किया है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करी है, एंगेजमेंट लेटर बनाया अभी तक। अब क्या करेगा, देखो ये बात लिखिए, प्रैक्टिस में क्या करेगा, जो भी एग्री टर्म्स होगी उनको एंगेजमेंट लेटर में लिख लेगा, ये बात लिखिए। अब क्या करेगा, अब काम शुरू करेगा। तो आ जाओ परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, अब काम शुरू करेगा, एकदम सिंपल सा काम है। क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करनी रहेगी, CA को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी रहेगी कंपाइलेशन करते वक्त। अब आपके मन में डाउट आ गया होगा कि सर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्यों कर रहे हैं, ऑडिट में तो हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क वहाँ पे ज़्यादा मेहनत, जहाँ पे कम रिस्क वहाँ पे कम मेहनत। अब यहाँ पे भी क्या हमें रिस्क कैलकुलेट करनी होगी, जो हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमें रिस्क कैलकुलेट नहीं करनी। कंपाइलेशन एंगेजमेंट में जो CA आया उसको रिस्क कैलकुलेट नहीं करनी, लेकिन वो फिर अंडरस्टैंडिंग ले ही क्यों रहा है, तो देखो समझ आएगा, पॉइंट पढ़ो, क्यों ले रहा है अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेगा, एप्लीकेबल FRF की अंडरस्टैंडिंग लेगा। मान लो उसको कंपाइलेशन एंगेजमेंट बनाने हैं, और वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट कैसे बनेंगे, मान लो कि वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनेंगे, कैसे बनेंगे, इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो जब CA कंपाइलेशन करेगा इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो CA को भी तो ज्ञान होना चाहिए ना कि इंडेक्स में क्या क्या डिस्क्लोजर दिए जाने चाहिए, उसको भी तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको पता तो होना चाहिए कि क्या क्या डिस्क्लोजर कंपलसरी है जो मुझे देने ही पड़ेंगे, या फॉर्मेट क्या रहेगा। इस कारण से वो एप्लीकेबल FRF की अंडरस्टैंडिंग लेगा। और किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेगा, बिजनेस की भी लेगा। बिजनेस की क्यों लेगा, क्योंकि कुछ स्पेशल बिजनेस होते हैं, वहाँ पे क्या लग जाते हैं, स्पेसिफिक इंडेक्स लग जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल बिजनेस होता है, वहाँ पे इंडेक्स 41 लग जाता है, इस कारण से बिजनेस की भी अंडरस्टैंडिंग ले लेगा। बस यही रीजन है अंडरस्टैंडिंग लेने का। यहाँ पे रिस्क का कोई भी मतलब नहीं है कंपाइलेशन में, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो मैनेजमेंट की मदद कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, तो ये समझ लेना। अब इसने क्या कर लिया, अंडरस्टैंडिंग भी ले ली इंडेक्स की। अभी क्या करेगा, अब ये काम शुरू करेगा। तो सबसे पहले काम में क्या करेगा, प्रैक्टिशनर कंपाइल करना शुरू कर देगा, मतलब क्या कर देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देगा। कैसे बनाएगा, जो भी मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन देगा, यूजिंग द रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट जजमेंट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। कैसे बनाएगा बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CA फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएगा, जो भी मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है उसके बेस पे क्या करेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देगा। और क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, प्रैक्टिशनर शैल डिस्कस द सिग्निफिकेंट जजमेंट विद मैनेजमेंट TCWG। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये क्यों कर रहा है, हमने देखा था कि यहाँ पे तो जजमेंट वगैरह देखते ही नहीं है। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा भी था रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में कि जजमेंट लेने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर का उससे जो प्रैक्टिशनर है उसका उससे कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट जजमेंट डिस्कस क्यों कर रहा है, तो एग्जाम्पल लेता हूँ तब समझ आएगा। जैसे गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट का जो गोइंग कंसर्न है एंटिटी का, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये चेक करना क्या होता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट। तो ये क्या करेगा, इस मैनेजमेंट से पूछेगा, TCWG से पूछेगा कि आपका गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं, डिस्कस करेगा। क्यों, अगर मान लो गोइंग कंसर्न का अप्रोप्रिएट नहीं है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, तो क्या होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रिलाइजेबल वैल्यू पे बनेंगे, NRV पे बनेंगे। इस कारण से डिस्कस करेगा, क्योंकि ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इस कारण से अब बुक वैल्यू पे नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे, रिलाइजेबल वैल्यू पे। इस कारण से पूछेगा कि आपका गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं। इस कारण से क्या कर रहा है, जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो मैनेजमेंट TCWG के साथ डिस्कस कर रहा है। अभी देखो थर्ड पॉइंट एकदम इजी था कि जैसे ही कंप्लीट होने वाले उससे पहले क्या करेगा, कंप्लीट होने से पहले वापस से क्या कर लेगा, जो प्रैक्टिशनर है, जो CA इन प्रैक्टिस है, वो क्या कर लेगा, जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, उनको रीड कर लेगा कि इसमें कोई गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गई। एक बार वापस से रीड कर लेगा कि आज पर FRF बन तो गए ना,
जैसे मुझे बनाने थे एएस के अकॉर्डिंग, इंड एएस के अकॉर्डिंग, या बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उसके अकॉर्डिंग, या सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जैसे भी मुझे बनाने थे उसके अकॉर्डिंग बन तो गई ना, एक बार वापस से रीड कर लेगा, ये काम करेगा। अब देखो स्पेशल पॉइंट क्या लिखा है, इफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन लाके दे रहा है, मैनेजमेंट उस सीए को कंपाइलेशन एंगेजमेंट करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन लाके दे रहा है, अगर वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, उसे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया था कि वो तो वेरीफाई करता ही नहीं है, प्रैक्टिशनर SRS 4410 में वेरीफाई करता ही नहीं है कि मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन लाके दी है वो इनकम्प्लीट है या एक्यूरेट है कि नहीं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आया क्यों, वो तो था कि वेरीफाई नहीं करेगा, लेकिन वो साफ साफ दिख रहा है कि ये कंप्लीट ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, तो प्रैक्टिशनर को बोलना ही पड़ेगा मैनेजमेंट को कि भाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, तूने मुझे सिर्फ 8 मंथ की इन्फॉर्मेशन दी है, मुझको तो 12 मंथ की इन्फॉर्मेशन ला के दे। इस तरह से अगर उसको साफ साफ ही दिख रहा है कि इसने मुझे 8 मंथ की इन्फॉर्मेशन दी है तो बोलेगा ना साफ साफ कि मुझे 12 मंथ की इन्फॉर्मेशन दे। इस कारण से अगर ऐसा होता है, उसको साफ साफ दिख रहा है कि मैनेजमेंट ने मुझको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो ये क्या करेगा, मैनेजमेंट जाके रिक्वेस्ट करेगा किसको, और जो प्रैक्टिशनर वो जाके मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझको पूरी इन्फॉर्मेशन दे। और अगर मान लो मैनेजमेंट बेकार आदमी निकलता है, वो सीए को प्रैक्टिशनर को पूरी इन्फॉर्मेशन फिर भी नहीं देता, मना कर देता है कि मैं तो नहीं दूंगा, इफ प्रैक्टिशनर अनएबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट फेल टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, मना कर देता, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या मॉडिफाइड ओपिनियन देगा क्या, यहाँ पे ओपिनियन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे तो एश्योरेंस हो ही नहीं रही, ये तो क्या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, यहाँ पे तो काम ही किसके लिए कर रहा है, मैनेजमेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, छोड़ के ही चला जाएगा। अगर मैनेजमेंट बेकार आदमी निकलता है, उसके बोलने के बाद भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो ये क्या करेगा, छोड़ के ही चला जाएगा। और छोड़ के तो जाएगा, लेकिन उसको रीजन तो बताने पड़ेंगे कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, क्या करेगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ। अब ध्यान रखना, जो छोड़ने वाली बातें हैं ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल हैं, सीए पर एप्लीकेबल है। मैंने क्या बताया, पूरा एसआरएस, ये जो एसआरएस बने किसके लिए बने, सीए के लिए बने हैं। अगर मान लो यही कंपाइलेशन एंगेजमेंट कोई नॉन सीए कर रहा होता तो उसको ये कुछ भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी, वो अपने मन से करेगा, और अगर वो इनमें गड़बड़ी कर देता है तो बाद में पकड़ा कौन जाएगा, मैनेजमेंट ही कुटेगा, वो सीए नहीं कुटेगा, वो दूसरा बंदा नहीं कुटेगा, कौन कुटेगा, मैनेजमेंट ही कुटेगा। इस कारण से लेकिन सीए है, सीए के लिए क्या कर रखा है, आईसीए वालों ने स्टैंडर्ड निकाल रखा है कि आप भाई बड़े लोग हो तो आपको क्या करना है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। इस कारण से बोला कि अगर मैनेजमेंट बेकार आदमी निकलता है तो आप छोड़ के आ जाओ, विड्रॉ कर लो। कितना सिंपल सा बताया। तो वापस देखो प्रोसीजर क्या करता है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेता है कि भाई मुझे एएस के अकॉर्डिंग बनाने, इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाने, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना सीए को भी। फिर क्या करना है, उसको क्या करना है, जैसे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन दे दे उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, बस उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं, और जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स होंगे वो डिस्कस कर लेगा, ये बहुत जरूरी है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाए उससे पहले क्या करना है, एक बार रीड भी करना है, एक बार उसको रीड भी करना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई। और से लगता है स्टार्टिंग में से लगता है कि मैनेजमेंट ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन लाके दी वो तो इनकम्प्लीट है, तो मैनेजमेंट को बोलेगा भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे। लेकिन मैनेजमेंट बेकार आदमी निकलता है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो इसको क्या करना है, छोड़ के चले जाना है, इसको क्या करना है, ये एंगेजमेंट को छोड़ देना है। अब भाई नेक्स्ट अमेंडमेंट वाली बात कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, अब मैंने क्या बताया, वैसे इसको चेक नहीं करना होता कि इसमें कोई गलती है कि नहीं। मैनेजमेंट जो भी इन्फॉर्मेशन आने इसको पूरा भरोसा करना है कि मैनेजमेंट ने सही इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन इसको क्या लगता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट कंपाइलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल कर रहा होता है उस टाइम पे से लगता है कि मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन लाई है वो एकदम गलत लाई है, उससे क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं वो एज पर एफआरएफ नहीं बन रहे। मतलब इसने क्या करा, एक ऐसी चीज को करंट असेट्स दिखा दिया जो इसकी वास्तव में असेट्स है ही नहीं, इसको पता चल गया। तो उसके बाद इसे क्या करना है, अगर ऐसी चीज मिल जाती है कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी लगे कि एज पर एफआरएफ नहीं बने, वहाँ पे किसकी नीड है, अमेंड करने की नीड है। अगर सीए को लगता है, अगर इसको कंपाइलेशन करते वक्त लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर एफआरएफ नहीं बन रहे, वहाँ पे किसकी नीड है, अमेंडमेंट्स करने की नीड है। और अगर मैंने अमेंडमेंट्स नहीं किए तो ये क्या हो जाएंगे, मिसलीडिंग हो जाएंगे कि मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ वो अगर सीए को लगता है कि मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ वो एज पर एफआरएफ नहीं बन रहे, उसमें अमेंडमेंट करने की नीड है, और अगर मैंने अमेंडमेंट नहीं किए तो वो क्या हो जाएंगे, मिसलीडिंग हो जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो जो सीए है वो क्या करेगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा और बताएगा कि ये अमेंडमेंट करने की इसमें नीड है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारे अमेंडमेंट्स करने की नीड है। क्या करेगा, मैनेजमेंट के सामने सारे अमेंडमेंट्स रख देगा। और अगर लेकिन मैनेजमेंट बेकार आदमी निकलता है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को तो अमेंडमेंट नहीं करने, मना कर देता है कि मैं तो ये अमेंडमेंट नहीं करूंगा, तो ये क्या करना बताओ, वही काम करना है, क्या करना है, छोड़ के चले जाना है, और मैनेजमेंट को बताएगा रीजन कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, ये चीज़ बतानी पड़ेगी। अब इसमें एक फालतू पॉइंट लिख दिया कि विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। वैसे जनरली क्या होता है, एसआरएस के अंदर पॉसिबल होता ही है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में, लेकिन फिर भी बोलते हैं अगर पॉसिबल नहीं है तो इसे क्या करना है, डिटरमाइन करनी है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करनी होगी। अब मुझे करना क्या चाहिए, कि अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो ये डिटरमाइन करेगा मुझे क्या करना चाहिए, लीगल एडवाइस वगैरह लेगा, जो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, लीगल एडवाइस लेगा। बस इतना सा काम है। अब लास्ट क्या है, एक्नॉलेजमेंट। ये एकदम सिंपल सा पॉइंट है जो हम बार बार करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं एसआरएस के अंदर,
क्या करेगा, मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट ले लेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बना के तो दे दिए, कंपाइल करके तो दे दिए तेरे को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के तो दे दिए, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट तेरी ही रहेगी। बाद में जब ऑडिट और रिव्यू होगा तो तेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने तो अच्छे से काम करके दिया है, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। देखो ये लिखा है इसमें, प्रैक्टिशनर क्या करेगा, मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लेगा कि डेट मैनेजमेंट की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि मैनेजमेंट तेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये लिखा करके लेगा मैनेजमेंट से। तो ये हमारी कंप्लीट हुई प्रोसीजर भी, इतनी सिंपल सी प्रोसीजर है। अंडरस्टैंडिंग ले ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपाइल कर दिए, उनको रीड कर लेता है बनाने से पहले, उसमें कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट होते हैं वो डिस्कस कर लेता है। कोई लगता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैनेजमेंट को बोलता है भाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, नहीं देता तो छोड़ के चला जाता है। या फिर बनाते बनाते वक्त उसे लगता है कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट करने की नीड है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही करने की नीड है चीज़ों को, और लेकिन फिर भी मैनेजमेंट उनको सही नहीं करने देता, तो क्या करेगा, वही छोड़ के चला जाएगा। बस इतना सा लिखा है पूरे में। अब आ जाओ रिपोर्ट पे। रिपोर्ट देखो वही सेम, टाइटल, एड्रेस ही, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखते हैं ना ऑडिटर वाली रिपोर्ट में भी, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और बताएगा कि जो मैंने ये एंगेजमेंट करी है कैसे करी है, एज पर SRS करी है, एज पर SRS 4410 करी है, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्रैक्टिशनर सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर। तो ये तो हो गए सेम वाले जो हम ऑडिट के अंदर भी देखते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में भी। अब अलग वाले देख लेते हैं। पहला क्या लिखा है, देखो अलग वाला सिंपल सा लिखा है। इसमें क्या लिखा है, स्टेटमेंट दैट प्रैक्टिशनर ने जो कंपाइल करी है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो कैसे करी है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिख देगा कि जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए कैसे बनाए हैं, जो भी मैनेजमेंट ने मुझको इन्फॉर्मेशन ला के दी थी उसके बेस पे बनाए हैं। सिंपल सा बात है, एकदम एकदम सिंपल सा पॉइंट लिखा है। फिर नेक्स्ट देखो अलग वाला क्या लिखेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एप्लीकेबल FRF, ये दोनों बात लिखेगा कि जो मैंने कंपाइल किया, क्या कंपाइल किया, मैंने P&L किया है, कैश फ्लो किया है मैंने, और मैंने जनरल पर्पस बनाए हैं, स्पेशल पर्पस बनाए हैं, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, या फिर क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई है, क्या बनाया है वो चीज़ भी लिखेगा अपनी रिपोर्ट में। और एप्लीकेबल FRF भी लिखेगा कि AS के अकॉर्डिंग बनाया है, NDS के अकॉर्डिंग बनाया है, या फिर बैंक वालों ने या इन्वेस्टर्स ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग बनाया है, या फिर सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया है, ये चीज़ लिखेगा। फिर लास्ट अलग वाला पॉइंट ये रहा, ये भी लिखेगा कि जो मैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट है ये कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ये कोई क्या नहीं है, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे यूजर्स को एश्योरेंस नहीं दे रहा। और ये भी लिख देगा कि यहाँ पे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन मुझको मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है उसकी एक्यूरेसी भी चेक नहीं करता कि जो मैनेजमेंट ने मुझको इन्फॉर्मेशन ला के दी है वो सही है कि नहीं, वो भी मैं वेरीफाई नहीं करता। कि मैनेजमेंट ने मुझको इन्वेंट्री बताई 2 करोड़ की, तो मैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करता जा करके, मैं तो उसको डायरेक्ट क्या करता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल देता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ बस। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ रिपोर्ट। रिपोर्ट में सिर्फ 3 पॉइंट अलग है, बस रीड करना है आपको, ऐसे नहीं रटना है इनको, रीड करना है इसकी रिपोर्ट का आपको। अब आता लास्ट टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन। देखो डॉक्यूमेंटेशन वैसे टॉपिक इतना काम का नहीं होता, वर्किंग पेपर वाला ये जो टॉपिक होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्या है, छोटे छोटे स्टैंडर्ड है, तो इसमें ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक भी, इसलिए ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये स्पेशल यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट क्या समझता है कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं कि ये क्या होगा, एकदम फालतू टॉपिक होगा, लेकिन ये क्या है, SRS है, और SRS एकदम छोटे छोटे हैं और वे बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक ही करने हैं, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करना रहेगा। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या करेगा, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी आए, जब ये कंपाइलेशन करा था तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आए और उनको उसने कैसे एड्रेस किया वो डॉक्यूमेंट करेगा। सिग्निफिकेंट मैटर्स कंपाइलेशन एंगेजमेंट में क्या होंगे, बताओ क्या होगा सिग्निफिकेंट मैटर, जो भी इसको मान लो मैनेजमेंट ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ला के नहीं दी थी स्टार्टिंग में, तो इसने इसको कैसे रिजोल्व किया, वो चीज़ें क्या करेगा, ये लिख देगा अपनी वर्किंग पेपर्स के अंदर कि भाई क्या होता है, स्टार्टिंग में मैनेजमेंट ने मुझको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो मैंने उसके पास जाके बोला, तो उसने बाद में मुझको इस तरह से ला के दी, ये सब हुआ, वो सारी बातें लिख देगा कि कैसे एड्रेस हुए, सारी बातें लिखेगा। दूसरा क्या लिखेगा, हाउ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉन्सिल विद रिकॉर्ड, कि मैंने कंपाइलेशन कैसे किया, कि मैनेजमेंट ने जो भी मुझको इन्फॉर्मेशन ला के दी, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, कि मैनेजमेंट ने मुझको जो भी इन्फॉर्मेशन ला के दी उससे मैंने कैसे कंपाइलेशन किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अपनी प्रोसीजर लिखेगा कि कैसे कैसे मैंने उसका कंपाइलेशन किया, वो बात लिखेगा। और थर्ड क्या है, ये स्पेशल है, देखो एकदम स्पेशल, कॉपी ऑफ फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, क्या करेगा, जो भी इस प्रैक्टिशनर ने क्या करा है, जो भी इस प्रैक्टिशनर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिए, इस प्रैक्टिशनर का इस SRS में बताओ क्या काम था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके देना, तो जो भी ये बना के देगा उसकी क्या कर लेगा, एक कॉपी बना लेगा, क्या कर लेगा, उसका प्रिंट ले लेगा और इस कॉपी को क्या कर देगा, अपने वर्किंग पेपर में चिपका देगा। इसको जो भी इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी उसकी पूरी की कॉपी ले लेगा और उसको अपने वर्किंग पेपर में लगा देगा। और साथ ही साथ इस प्रैक्टिशनर ने ये जो रिपोर्ट बना के दी है, इसकी भी क्या ले लेगा, इस रिपोर्ट की भी कॉपी ले लेगा, प्रिंट निकाल लेगा और उसको भी क्या लगा देगा, अपने वर्किंग पेपर पे लगा देगा। ये बात लिखी है देखो कि कॉपी ऑफ फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, ये दोनों क्या कर देगा, अपनी वर्किंग पेपर्स में लगा देगा। और लास्ट तो देखो स्पेशल बोल दिया कि मैनेजमेंट जो भी इसको इन्फॉर्मेशन ला के देता है, मैनेजमेंट इसको जो भी इन्फॉर्मेशन ला के देता है जिससे कि ये क्या करता है, कंपाइलेशन करता है,
तो क्या बोला कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ला के दे रहा है उनको भी क्या कर सकता है, उन इन्फॉर्मेशन को भी अपने वर्किंग पेपर में अटैच कर सकता है, उनको भी क्या कर सकता है, अपने वर्किंग पेपर में अटैच कर सकता है चाहे तो। ये लिखा है, वह पढ़ देता हूँ ये पॉइंट में कि इन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इन वर्किंग पेपर्स क्या होगा, प्रैक्टिशनर मे ऑल्सो इंक्लूड, अगर चाहे तो क्या कर सकता है, कॉपी ऑफ एंटिटीज ट्रायल बैलेंस और अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है कंपाइलेशन करने के लिए, अगर ये प्रैक्टिशनर चाहता है कि मुझे तो इनको भी वर्किंग पेपर्स में लगाना है तो उनकी कॉपी भी वो क्या कर सकता है, अपने वर्किंग पेपर्स में लगा सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा कंप्लीट हुआ डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या लगाएगा डॉक्यूमेंटेशन, सिग्निफिकेंट मैटर डॉक्यूमेंट करेगा, और इसने कैसे कंपाइलेशन किया वो डॉक्यूमेंट करेगा। फिर इसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उनकी कॉपी ले लेगा, जो इसने रिपोर्ट तैयार की उनकी कॉपी ले लेगा, और जो भी मैनेजमेंट ने इसको इन्फॉर्मेशन दी थी तो चाहे तो उसकी भी कॉपी ले लेगा, और ये सारी क्या कर देगा, अपने वर्किंग पेपर्स में अटैच कर देगा, ये सारी लगा देगा। तो इतना सिंपल सा टॉपिक है ये भी। लास्ट में क्या लिखा है कि जो भी एंगेजमेंट फाइल बनेगी, जो भी लास्ट में एंगेजमेंट फाइल बनेगी उसको कब तक असेंबल करना है, टाइमली बेसिस पे असेंबल करना है। टाइमली बेसिस काम पढ़ते हैं हम SQC 1 में, बस वो बात लिखी है। और ये स्टैंडर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ, एकदम छोटा सा स्टैंडर्ड था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें देखो क्या क्या था इसके अंदर, SRS 4410 में सबसे पहले ये चीज़ें थी, मीनिंग सब पढ़ना आपको, मीनिंग वगैरह, पर्पज ये भी पढ़ना है, ये ध्यान रखनी है MCQ पर्पज से ये बात। फिर ये अच्छे से याद करना ही है। इसमें बताइए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इस पर बन सकता है पूरे पर ही कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या होगा और मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इस पर अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अच्छे से याद करना है। फिर प्रोसीजर्स आपको अच्छे से याद करनी है, इसमें MCQ में भी पूछ सकते हैं या पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे वाले। तो ये भी आपको अच्छे से याद करनी है, और एकदम ईजी लैंग्वेज है इसकी, एकदम सिंपल है ये। वो लास्ट क्या है, रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या करनी है, ये रीड करनी है आपको, ये क्या करनी है, ओनली रीड करनी है बस। इसमें बिल्कुल भी याद करने की कोशिश नहीं करनी, समझ के रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये रीड करनी है। और लास्ट डॉक्यूमेंटेशन ये याद करना है। तो हमारा SRS का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।